तो चलिए इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम 2026 के टॉप एआई क्रिप्टो टोकन्स की असली उपयोगिता और रणनीतियों को डिकोड करने वाले हैं, वो भी सिर्फ बाजार की हाइप और शोर शराबे से बहुत आगे बढ़ के। क्योंकि बाजार में अक्सर शोर बहुत होता है ना, लेकिन असली वैल्यू उन प्रोजेक्ट्स में छिपी होती है जो बुनियादी समस्याओं को सुलझा रहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कवर करेंगे पहला, एआई और क्रिप्टो का भविष्य, दूसरा, कंप्यूट और डेटा तकनीक, तीसरा, नियर प्रोटोकॉल और एआई एजेंट्स, चौथा, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रणनीतियां और अंत में मार्केट के जोखिम। सेक्शन 1, एआई और क्रिप्टो का भविष्य, असल बॉटलनेक को सुलझाना। इन टोकन्स की असल कीमत समझने के लिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करनी होगी। जब हम ऐसे सिस्टम्स की बात करते हैं जिन्हें भारी मात्रा में डेटा चाहिए, जो तुरंत फैसले लेते हैं और वो भी बिना किसी इंसानी दखल के, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वाकई ब्लॉकचेन की ज़रूरत है? इसे ऐसे समझते हैं। एक तरफ हमारे पास सेंट्रलाइज्ड एआई है, जहां बड़ी टेक कंपनियों का पूरा एकाधिकार है, एक्सेस लिमिटेड है, प्राइवेसी के ढेरों खतरे हैं और ऑपरेशंस का खर्च आसमान छू रहा है। इसके ठीक विपरीत डिसेंट्रलाइज्ड एआई एक ओपन सोर्स नेटवर्क देता है। यहाँ दुनिया भर के कंप्यूट पावर को इस्तेमाल करने का इंसेंटिव मिलता है और पूरा ऑपरेशन कहीं अधिक सुरक्षित और पारदर्शी होता है। ब्लॉकचेन मशीन लर्निंग के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रस्टलेस मार्केटप्लेस तैयार करता है। सेक्शन 2, कंप्यूट और डेटा, रेंडर और बिटेंसर। तो चलिए देखते हैं कि ये तकनीक असल दुनिया में काम कैसे करती है। रेंडर, जो कि इथीरियम से सोलाना पर शिफ्ट हुआ एक डिसेंट्रलाइज्ड जीपीयू नेटवर्क है, दुनिया भर में कंप्यूट हार्डवेयर की भारी कमी को सीधे तौर पर दूर कर रहा है। प्रोसेस एकदम सिंपल है। एक क्रिएटर भारी फाइल सबमिट करता है, ग्लोबल स्तर पर फैले हुए जीपीयू नोड्स उसे प्रोसेस करते हैं और इसके बदले में नोड ऑपरेटर्स आरएनडीआर टोकन्स कमाते हैं। और जो बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है, वो है ये नंबर 5600। रेंडर के पास पहले से ही 5600 से अधिक एक्टिव नोड्स हैं। दुनिया भर में लोग अपनी इस्तेमाल न होने वाली जीपीयू प्रोसेसिंग पावर को रेंट पे दे रहे हैं। ये लिटरली एक विशाल ग्लोबल सुपर कंप्यूटर बनने जैसा है। अब अगर मशीन लर्निंग की तरफ बढ़ें तो बिटेंसर, जिसे TAO भी कहा जाता है, इसे एक विशाल डिजिटल मॉल की तरह समझा जा सकता है। इस मॉल के अंदर छोटे छोटे सबनेट्स हैं जो अलग अलग दुकानों की तरह काम करते हैं। कोई दुकान टेक्स्ट टू इमेज की सर्विस दे रही है तो कोई टेक्स्ट टू वीडियो की। यहाँ कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स बिना किसी बिचौलिए के सीधे आपस में जुड़ते हैं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि टोकन्स यूं ही हवा में क्रिएट नहीं हो रहे हैं। इन्हें बेहतरीन एआई रिजल्ट्स को रिवॉर्ड करने के लिए जनरेट किया जाता है। इसकी सप्लाई बिटकॉइन की तरह ही 21 मिलियन तक सीमित है, जो इसे दुर्लभ बनाती है। साथ ही ये 4 साल के हाल्विंग साइकिल का पालन करता है। जो एआई मॉडल सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, बस उसी को TAO टोकन्स का इनाम मिलता है। सेक्शन 3, नियर प्रोटोकॉल और एआई एजेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। कंप्यूट और डेटा से थोड़ा आगे बढ़कर अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। शार्डिंग नाम की ये तकनीक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस की दुनिया में एक असली गेम चेंजर है। इसमें नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है ताकि नोड्स को सारे ट्रांजैक्शंस का बोझ ना उठाना पड़े। इसी एफिशिएंसी की वजह से नियर जैसे प्रोटोकॉल्स बिना अटके 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस प्रति सेकंड तक प्रोसेस कर सकते हैं। नियर को जो चीज़ सबसे अलग और खास बनाती है, वो है इसका एआई क्लाउड फीचर। ये सुनिश्चित करता है कि आपकी क्वेरीज पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड और प्राइवेट रहें। ऑन चेन एआई एजेंट्स, जिनमें बिल्ट इन मेमोरी होती है, और ब्रेव ब्राउजर के साथ इंटीग्रेशन, जो इसे करोड़ों यूजर्स तक पहुंचाता है, ये सच में नेक्स्ट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है। सेक्शन 4, स्मार्ट निवेश रणनीतियां, हाइप के पार। तकनीक को समझने के बाद अब बात करते हैं कि 2026 के लिए बाजार में निवेशक असल में क्या रणनीति अपना रहे हैं। रेडिट के एक यूजर ने बिल्कुल सही बात कही है। कोई नहीं जानता कि कौन सा एआई टोकन एक्सप्लोड करेगा। इसलिए रातों रात अमीर बनने की उम्मीद में हाइप के पीछे भागने के बजाय सारा फोकस मजबूत यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट्स पर होना चाहिए। और यहीं पर डाइवर्सिफिकेशन काम आता है। सारा पैसा एक ही जगह लगाने के बजाय एक संतुलित अप्रोच अपनाना जरूरी है। जैसे 50% हिस्सा बिटकॉइन या इथीरियम जैसे भरोसेमंद ब्लू चिप्स में, 30% टॉप एआई यूटिलिटी कॉइन्स जैसे TAO, रेंडर, नियर,
FET या डेटा इंडेक्सिंग के लिए द ग्राफ में और बाकी का 20% स्टेबल रिजर्व्स में रखना। ये एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी मानी जाती है। यानी मूल मंत्र ये है, एक्टिव ट्रेडिंग की जगह 2 से 3 साल तक के लॉन्ग टर्म होल्डिंग पर ध्यान दें। SIP का इस्तेमाल करके नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा निवेश करें, जिससे मार्केट की भारी अस्थिरता का असर कम हो सके। और हाँ, प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट और कम्युनिटी सपोर्ट पर नजर रखना बिल्कुल ना भूलें। सेक्शन 5 मार्केट के जोखिम, अस्थिरता और सेंट्रलाइजेशन। अब तक सब कुछ बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेकिन चलिए सच्चाई का सामना करते हैं। इस उभरते हुए सेक्टर में जोखिम भी कम नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, डिसेंट्रलाइज तकनीक होने के बावजूद डिस्ट्रीब्यूशन बेहद केंद्रित हो सकता है। नियर प्रोटोकॉल के लगभग 84% टोकन टॉप वॉलेट्स यानी वेल्स के पास हैं। अगर उन्होंने एक साथ बेचना शुरू किया तो मार्केट में बड़ा क्रैश आ सकता है। इसके अलावा बाहरी फैक्टर्स भी किसी प्रोजेक्ट को रातों रात गिरा सकते हैं। जब एक्स ने API को ब्लॉक किया था तो काइटो के टोकन में अचानक 20% की गिरावट आ गई थी। और फिर स्पेक्युलेटिव हाइप, बदलते नैरेटिव्स और मैक्रो इकोनॉमिक बेयर ट्रेंड्स तो हैं ही, जो किसी भी वक्त पूरी कहानी पलट सकते हैं। तो अगर हम पूरे इकोसिस्टम को एक साथ रखकर देखें तो हर टोकन इस विशाल AI पजल का एक अलग हिस्सा सुलझा रहा है। TAO मशीन लर्निंग मार्केटप्लेस बना रहा है, रेंडर के पास GPU कंप्यूट की कमान है, नियर AI एजेंट्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहा है, जबकि FT और GRT जैसे टोकन्स डेटा और इंडेक्सिंग को संभाल रहे हैं। तो बात यहीं आकर रुकती है कि ये प्रोजेक्ट्स व्हाइट पेपर्स की दुनिया से बाहर निकलकर हमारे रोज़मर्रा के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में कैसे अपनी जगह बनाते हैं। यही तय करेगा कि 2026 में कौन टिकेगा और कौन मिट जाएगा। अंत में एक सोचने वाली बात, जैसे जैसे AI और ब्लॉकचेन का संगम हो रहा है, क्या हम सच में एक अधिक निष्पक्ष और लोकतांत्रिक डिजिटल इकोनॉमी बना रहे हैं या महज एक और अधिक जटिल व्यवस्था? इसी सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं।